नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन किस्मत हमारी हम खुद लिखेंगे। कि थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा लेकिन हमारी किस्मत हम खुद लिखेंगे। चलो चलते हैं आज के लाइव सेशन में। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही धांसू धमाकेदार क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन ध्यान दे लेना, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा का ऐसा छपने वाला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्यारे बच्चों, आपके सामने ए में है सेल्यूकस निकेटर, ब में है घनानंद, स में है शिशुनाग और लास्ट में है बिंदुसार। तो सभी का एक साथ जवाब आना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाक से आंसर दो। जिसके अंदर वर्दी का जुनून है वो तो बिल्कुल इसका जल्दी आंसर देगा। किस बच्चे को वर्दी का जुनून है? तो किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर को, घनानंद को, शिशुनाग को और बिंदुसार को। और ये क्वेश्चन का आंसर आने लगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? घनानंद को हराया था। किसे हराया था? घनानंद को हराया था। कब हराया था? 322 ईसा पूर्व। कब? 322 ईसा पूर्व घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की क्या की गई थी? स्थापना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था प्यारे बच्चों? याद रखना मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजा कौन था? भारत का पहला राष्ट्रीय राजा कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर, याद रखना सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में क्या करता है? पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व किसे पराजित करता है? तो याद रखना किसे पराजित करता है? सेल्यूकस निकेटर को। और याद रखना निकेटर की फिर इसको क्या देता है? उपाधि देता है। निकेटर की क्या थी? ये निकेटर की क्या थी? तो ये निकेटर की क्या थी? उपाधि थी। और निकेटर का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है। और इसी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 500 हाथी भेंट में दिए गए थे। 500 हाथी क्या करता है? ये उपहार में देता है। किसे देता है? तो याद रखना किसे देता है? सेल्यूकस निकेटर को देता है। घनानंद, याद रखना नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था प्यारे साथियों? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था साथियों? घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। बात करें शिशुनाग की। शिशुनाग कौन था? तो नाग वंश का संस्थापक। नाग वंश का संस्थापक कौन था? तो नाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। और नाग वंश की राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। कौन सी थी? वैशाली नागवंश की राजधानी हुआ करती थी। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार याद रखना अशोक, सम्राट अशोक का पिता था। सम्राट अशोक का पिता चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखना कौन था? बिंदुसार था। क्लियर है? क्वेश्चन रह जाएगा याद कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? किसे हराया था? घनानंद को। किसके सहयोग से हराया था? किसके सहयोग से हराया था? तो याद रखना चाणक्य के। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से
किसे हराएगा? घनानंद को हराता, और घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है। कब करता है? 322 ईसा पूर्व करता है। कब तक चलता है मौर्य साम्राज्य? 322 ईसा पूर्व से 127 ईसा पूर्व तक चलता है। ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक आपका क्या चलता है? मौर्य साम्राज्य चलता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। सेल्यूकस निकेटर याद रखना 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है? हरा देता है, और हराने के बाद निकेटर यानी विजेता की उपाधि देता है। इसकी पुत्री हेलेना के साथ क्या करता है? विवाह करता है, जो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्या था? विवाह था। 500 हाथी इसे क्या करता है? भेंट में देता है, याद रखना। शिशुनाग ये नाग वंश का संस्थापक था। राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो याद रखना कौन सी हुआ करती थी? वैशाली हुआ करती थी नाग वंश की राजधानी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में, तब उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? बिंदुसार। और अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार। याद रखना मौर्य साम्राज्य से एक क्वेश्चन आपका 17 अप्रैल को, चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो या अशोक, 17 अप्रैल अग्निवीर भर्ती में यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चैनल पर जो भी बच्चा सबसे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने साथियों के पास इस क्लास लाइव सेशन को पहुंचाए। चले आगे, कर लिया नोट करो क्वेश्चन को, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं। चलो, धुआं उठना चाहिए, तूफान उठा दो। जब आग लगी हो सीने में तो उसके बाद तूफान नहीं देखेगा। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध का उल्लेख, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? क्या 5वें शिलालेख में मिलता है, क्या 6ठे शिलालेख में, क्या 11वें में, क्या 13वें शिलालेख में? जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर आना चाहिए, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। इसका सही आंसर आना चाहिए कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। कब हुआ था कलिंग युद्ध? सर 261 ईसा पूर्व। वेरी गुड, शाबाश। सभी मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी मिलकर क्लास को शेयर करो, बहुत कोटिनीत करो भाई, बहुत कोटिनीत करो एक बार शेयर को। तो किस शिलालेख में मिलता है? 13वें। जिस भी बच्चे ने द बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वें शिलालेख में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। फिर इसके साथ आप अलग इंफॉर्मेशन आप नोट करो। नंबर 1, भारत में शिलालेख, भारत में शिलालेख नोट कर लो। शिलालेख व अभिलेख नोट करो। 17 अप्रैल को पेपर में ऐसा का ऐसा छपने वाला है। भारत में शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख सर्वप्रथम लिखवाए तो किसके द्वारा लिखवाए गए थे? जल्दी कमेंट कीजिएगा। किस शिलालेख में, किस शिलालेख में अशोक नाम मिलता है? अशोक नाम मिलता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका है कि अशोक के शिलालेखों की भाषा कौन कौन सी थी? शिलालेखों की भाषा कौन कौन सी थी? क्वेश्चन आपका अगला कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा, सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपके सामने है क्वेश्चन, जल्दी से क्या कीजिएगा, इनका आंसर बताइएगा मुझे। कौन से
तो भारत में सबसे पहले स्तंभ लेख, शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख सबसे पहले कौन लिखवाता है? सम्राट अशोक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। जिस भी प्यारे बच्चे ने सम्राट अशोक बताया उसका राइट हो जाएगा ये। बात करें कि किस शिलालेख में अशोक का अशोक नाम मिलता है, तो किसमें मिलता है? गुजरा और मास्की। गुजरा और मास्की कौन से आपके? गुजरा और मास्की। गुजरा आपका कहां पर है? एमपी के अंदर। कहां पर? एमपी में। मास्की आपका कहां पर है? कर्नाटक में। सर एक और है, तो वो है आपका नेतुर। नेतुर। इन शिलालेखों में अशोक का अशोक नाम मिलता है। नेता अशोक का नाम क्या था? देव नाम प्रिय दर्शन। देव नाम प्रिय दर्शन। देवताओं में प्रिय होने के कारण इन्हें देव नाम प्रिय दर्शन के नाम से पुकारा गया। अशोक के शिलालेखों की भाषा तो याद रखना ग्रीक, अरमाइक, ब्राही और खरोष्ठी। ग्रीक, अरमाइक, ब्राही, खरोष्ठी, ये अशोक के शिलालेखों की क्या थी? आपकी याद रखना भाषा थी। ग्रीक। सबसे कम शिलालेख किस भाषा में मिले हैं? तो सबसे कम ग्रीक में। सबसे ज्यादा अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? सबसे अधिक अभिलेख किस में मिले हैं? तो सबसे ज्यादा अभिलेख किस में मिले हैं? याद रखना ब्राही में। सर्वप्रथम किसने पढ़ा? 1837 जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप। जिस भी प्यारे बच्चे ने बताया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। खोजा किसने था अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले? तो खोजा किसके द्वारा गया था? 1750 के अंदर। किसने खोजा था अशोक के शिलालेखों को? सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो याद रखना पाट्रेदी फेंथलर के द्वारा। पाट्रेदी फेंथलर के द्वारा अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले खोजा गया था। ये रहा दोस्तों आपका अशोक के बारे में, शिलालेखों के बारे में जानकारी। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। करो नोट जल्दी। नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा भाई? कि बचपन ही सही था यार, कि बचपन ही सही था। ना रिश्ते, ना नौकरी, ना पैसा और ना किसी की टेंशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। करो भाई नोट करो इसको। बिल्कुल बचपन बचपन ही होता है। कर लिया? चले आगे। आओ, यह रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा नवरत्न नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा नवरत्न नहीं था? क्षपणक, शंकु, वेताल भट्ट, वीरुरुचि। चार आपके सामने है, जल्दी आंसर दीजिएगा। कौन सा निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला नवरत्न नहीं था? बताइएगा भाई, जल्दी बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के अकबर ने नवरत्न बताते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को देखकर क्या किया था? कॉपी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पराक्रमी योद्धा था और चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार है वो नवरत्नों से क्या था? सुशोभित था। इसके दरबार में नवरत्न अकबर के नवरत्न तो इसके कहीं पर लगते नहीं थे। इसके दरबार में इतने फेमस आपके क्या थे? नवरत्न थे। जल्दी आंसर कीजिएगा कौन सा नहीं। तो याद रखना ये सभी के सभी क्या थे? इसके दरबारी क्या थे? नवरत्न थे। सभी इसके क्या थे? दरबारी नवरत्न थे। फिर इसका दरबारी नवरत्न चार तो आपके सामने है, क्षपणक, शंकु, वेताल भट्ट, वीरुरुचि। उसके बाद हम बात करें अगले की तो घटकर पर।
कर पर, वराह महिर, कालिदास, अमर सिंह और धन्वंतरी। ये याद रखना, नोट कर लीजिएगा कभी आ गया कि निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी नहीं था, या निम्न में से किसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो याद रखना, अकबर सब पढ़ाते हैं, आजकल सभी टीचरों ने अकबर के नवरत्न आपको लिखाए हैं, अकबर के नवरत्न पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे टीचर भी हमारे इतिहास को भूल गए हैं। कोई भी टीचर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न नहीं लिखाता है। अकबर के नवरत्न सभी टीचरों को याद है, सभी टीचर क्लास में लिखाते हैं। मैंने बहुत से बच्चों के नोट्स देख लिए, उनमें अकबर के नवरत्न नोट लगा लगा कर डलवाते हैं, लिखवाते हैं वो। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो प्राचीन भारत का सम्राट राजा हुआ करता था, उसके नवरत्नों को कोई याद भी नहीं करता। और रियल बात यह, अकबर के नवरत्न थे, और अकबर ने जो नवरत्न दरबार में रखे थे वो किसको कॉपी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को रखा था। अकबर के दिमाग में नवरत्न की कोई खोज या उपज नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया था? इन मुगलों ने कॉपी किया था। क्या किया था? कॉपी किया था। सबसे पहले नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। रह जाएगा या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली के अंदर, दिल्ली में इन्होंने महारोली के लोहे स्तंभ का निर्माण भी इन्हीं ने करवाया था। स्तंभ इनके समय फाइयान चीनी यात्री भारत आता है। फाइयान चीनी यात्री भारत आया, और ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो कौन आया था? आपका याद रखना, फाइयान आया था। उतार लिया? ये क्वेश्चन हर बच्चा उतारेगा, बाकी क्वेश्चन मत उतारना, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न याद रहने चाहिए। चले आगे। काकोरी ट्रेन घटना कब हुई थी? काकोरी ट्रेन घटना कब होती है भाई? तो काकोरी ट्रेन घटना कहां पर कब होती है? 1922, 1925, 1927, 1931। काकोरी ट्रेन घटना कब हुई थी? 1922, 1931, 1927। काकोरी कहां पर पड़ता है? काकोरी स्थान तो याद रखना कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो। आप सहयोग करोगे, आपके सहयोग से ही हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। मेरा काम है पढ़ाना, मैं मेरा काम पढ़ाने वाला बहुत सही कर रहा हूं। यदि मैटर में किसी प्रकार की कमी है तो आप कमेंट करके बोलिएगा कि सर मैटर आप बहुत कम दे रहे हो, या मैटर बीच का दे रहे हो, या सही दे रहे हो। मैटर में कोई कमी है तो मुझे बोल सकते हो आप, लेकिन क्लास को शेयर करने की जिम्मेदारी आप सब बच्चों की है। क्लास में बच्चे जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। तो काकोरी ट्रेन, काकोरी स्थान कहां पर है? यूपी में। ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना कब घटित होती है कि जिस भी प्यारे बच्चे ने 1925 बताया है, कब की घटना है? 9 अगस्त 1925 की। कब की है? 9 अगस्त 1925 की बात है। हाँ, 9 अगस्त 1925 की बात है। दिखाई तो दे रहा है ना भाई इस मार्कर से? 1925 की बात है। होता क्या है? काकोरी स्टेशन के ऊपर, काकोरी स्टेशन पर ड्राउन ट्रेन आती है। कौन सी ट्रेन आती है? ड्राउन ट्रेन आती है। और ड्राउन ट्रेन को एचआरए के सदस्यों ने लूट लिया, और यह घटना ही आपकी क्या कहलाई? काकोरी ट्रेन एक्शन। और 1927 में जो काकोरी
काकोरी ट्रेन घटना हुई थी, ट्रेन घटना के अपराधियों को सजा दी गई थी, सजा दी गई। और सजा भी किनकी दी गई थी प्यारे बच्चों? फांसी की सजा दी गई थी। किसकी सजा दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। कौन कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला, रोशनलाल, राजेंद्र लोहाड़ी, लोहाड़ी, इनको फांसी की सजा दी गई, याद रखना। और नोट लगा के याद रखना, सचिंदर सन्याल को, सचिंदर सन्याल को क्या कर दिया जाता है? को छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर क्या नहीं लूंगा? भाग नहीं लूंगा। 1922, 4 फरवरी 1922 को आपका कौन सा होता है? कौन सा घटना घटित होती है? जल्दी कमेंट करो। 4 फरवरी 1922 को कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? चोरा चोरी घटना। फिर 1927, 31 के अंदर याद रखना, 23 मार्च कौन भूल सकता है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको क्या हुई थी? तो प्यारे बच्चों, इन्हें फांसी की सजा हुई थी। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन क्या हुआ? समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931। फांसी कहां पर होती है? लाहौर के अंदर, लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर इन्हें क्या होती है? फांसी की सजा होती है। रह जाएगा याद, काकोरी ट्रेन घटना कब घटित होती है? तो काकोरी ट्रेन घटना कब घटित होती है? तो याद रखना कब घटित होती है? 9 अगस्त 1925। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना। 1927 को जो काकोरी ट्रेन एक्शन था उसमें ड्राउन ट्रेन, इस ड्राउन ट्रेन के अंदर क्या थे? आपके हथियार आते थे, और इन हथियारों को किसने चुरा लिया था? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 के अंदर कानपुर के अंदर हुई थी। कहां पर? कानपुर के अंदर हुई थी। इनके सदस्यों ने लूट लिया। और 1927 में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन घटना में जो आदमी थे जिन्होंने भाग लिया था, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लोहाड़ी, इनको गिरफ्तार किया गया। सचिंदर सन्याल को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन सचिंदर सन्याल बोलता है आज के बाद मैं कभी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा, तो इसे छोड़ दिया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए क्या करते हैं? फांसी के फंदे को चूम कर क्या करते हैं? अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और इसी समझौते के बाद गांधी जी कहां पर जाता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल आर्मी की प्रमुख महिला टुकड़ी थी। तो इंडियन आर्मी या इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, इसे आजाद हिंद फौज भी कहते हैं भाई, आजाद हिंद फौज की प्रमुख महिला टुकड़ी थी सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, लक्ष्मी ब्रिगेड। जल्दी बताइएगा, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, आईएनए की महिला बटालियन कौन सी है? जल्दी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और क्लास को नोट करते जाइए क्वेश्चनों को। जिसने भी लक्ष्मी ब्रिगेड बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, लक्ष्मी ब्रिगेड। और याद रखना इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल सहगल, कर्नल सहगल के द्वारा इसका क्या किया गया था?
नेतृत्व किया गया। लिख लिया, चलें आगे। ये रहा, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया? चंगेज खान के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? 712, 1025, 1221, 1398। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया? आपके सामने ऑप्शन है 712, 1025, 1221, 1398। जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चे मिलकर क्लास को एक बार शेयर। तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1221 में। कब किया था? 1221 में। और चंगेज खान इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। 712 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? कासिम के द्वारा किया गया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो आपका कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण किया था। किसने? गजनवी ने आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर किस भगवान का है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। 1398 के अंदर तैमूरलंग के द्वारा क्या किया गया? आक्रमण। तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ? 1398 में। तैमूरलंग ने किस पर किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर किसका है? भगवान शिव का है। किसका है? भगवान शिव का है। तो याद रखना, सोमनाथ मंदिर किसका? भगवान शिव का। 712 में कासिम ने आक्रमण किया था। कहां पर करता है कासिम आक्रमण? तो याद रखना, सिंध पर करता है। कहां पर? सिंध पर करता है आक्रमण। रह जाएगा याद, नोट करो। इसका राइट कौन सा हो जाएगा? 1221। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले प्यारे बच्चों। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं? जल्दी बताइएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कौन करता है? जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर इसका होगा है, जिस भी बच्चे ने ए दिया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब? 1303 में। 1303 में कहां पर? तो दिल्ली के आसपास। कहां पर? दिल्ली के आसपास क्या की जाती है? तो याद रखना, दिल्ली के आसपास बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की जाती है। बलबन क्या करता है? नौरेजा त्योहार, नौरेजा और पेवोस प्रथा की शुरुआत कौन करता है? तो कौन करता है? बलबन करता है। इल्तुतमिश तुर्कान ए चिहलगामी आधार चालीसा का क्या करता है? गठन करता है। चालीसा का गठन किया, जो किसका प्रतीक था? शक्ति का प्रतीक था। और इसी चालीसा को समाप्त कौन करता है? तो इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश। फिर बस आगे तो कोई नहीं है, रह जाएगा याद कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, नौरेजा, पेवोस त्योहार, बलबन, इल्तुतमिश, तुर्कान चिहलगामी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। चलें आगे। यह रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो कौन है जो अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के तहत धारण करता है? कौन है? तो याद रखना, प्रधानमंत्री है क्या, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष। सब बच्चे आंसर दीजिएगा एक साथ। आंसर सभी का आंसर एक साथ आना चाहिए। जल्दी आंसर। तो कौन होगा? राज्यपाल होगा। और नोट कीजिएगा, आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग होगा? 156, 156।
कीजिएगा 156 रह जाएगा याद। बताओ भाई, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? बताओ, लोकसभा को का अध्यक्ष होता है, इसको शपथ कौन दिलाता है? वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? बताओ वर्तमान कौन है? 3 क्वेश्चन है आपके लिए। बताओ शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दिलाता है। वर्तमान कौन है? राजीव कुमार। शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा सदस्य में से लोकसभा अध्यक्ष बनता है। वर्तमान कौन है इसका अध्यक्ष? वर्तमान कौन सी लोकसभा चल रही है? तो याद रख लीजिएगा 17वीं। और अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। कर लिया नोट? चले आगे। चलो, यह रहा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य मंडलों के सदस्यों के द्वारा। तो जल्दी बताइएगा किसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, आर्टिकल 66 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? संसद के सदस्य करेंगे। कौन करेगा? संसद के सदस्यों के द्वारा। किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो किसके अंदर उल्लेख है? 66 के अंदर। चलो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद होगा, उस मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी बताइएगा, क्या प्रधानमंत्री करेगा, क्या राष्ट्रपति, क्या मंत्रिमंडल, क्या लोकसभा अध्यक्ष करेगा? तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जल्दी बताइएगा भाई, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा की जाएगी? सर प्रधानमंत्री। वेरी गुड। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। एक सेकंड रुक, वेट कर लो। डिजिटल बोर्डम यार आई तो समस्या बड़ी। कितना होगा अपना? चंगेज खान भी करा दियो, यो भी करा दियो, 8 को भी करा दियो, 9 को भी करा दियो, 10 का भी। ये नहीं हुआ। आओ, कुछ क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च या सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कहां पर स्थित है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के। सुजाता मनोहर, रूमापाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ। आपके सामने है कि उच्चतम, सर्वोच्च या सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता मनोहर, रूमापाल, फातिमा बीबी या लीला सेठ? जल्दी आंसर कीजिएगा, कौन होगा इसका राइट आंसर? जिस भी प्यारे बच्चे ने फातिमा बीबी बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की, किसी भी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? वो लीला सेठ। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में याद रखना बच्चों कितने हैं? 25। नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नवीनतम कौन सा हाई कोर्ट है? तो आंध्र प्रदेश नवीनतम हाई कोर्ट है। एक बार नोट कीजिएगा इनको कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। कौन थी?
फातिमा बीबी। उसके बाद लीला सेठ उच्च या हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और याद रखना वर्तमान कितनी है, 25 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय आपके। नवीनतम कौन सा है, आंध्र प्रदेश। चलो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो भाई। भारत में प्रायद्वीपीय, क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से सबसे ऊंचा विकास बेसिन कौन सा है। कौन सी नदी सबसे ज्यादा हाइट से निकलती है भाई, सबसे ज्यादा हाइट से कौन सी नदी निकलती है, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या नर्मदा नदी। तो सबसे ज्यादा हाइट से आपकी कौन सी नदी निकलती है, याद रखना कृष्णा नदी। कहां से, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में। लगभग 1733 मीटर की हाइट से ये नदी का उद्गम होता है। महानदी का उद्गम कहां से होता है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर। यहां से किस नदी का उद्गम होगा, तो किस नदी का होगा, महानदी का। गोदावरी नदी है तो गोदावरी नदी का उद्गम त्रिम्बक पठार, त्रिम्बक पठार महाराष्ट्र से इस नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ियां एमपी से निकलती है ये नदी। तो सबसे ऊंचा विकास बेसिन किस नदी का होगा, तो याद रख लीजिएगा किसका होगा, कृष्णा नदी का होगा। किस नदी का होगा, कृष्णा नदी का होगा, जो कहां से निकलेगी, महाबलेश्वर की चोटी से 1733 मीटर हाइट से इस नदी का उद्गम होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास शेयर की कर दो भाई, क्लास शेयर। बार बार बोलना थोड़ी पड़े यार, सियाना टाबर होते। देखते हैं आज आपकी ताकत को ही देखता हूं, आप में कितनी ताकत है, कितने बच्चों को आप जोड़ सकते हो। हर बच्चा 5 बच्चे को तो जोड़ ही सकता है। यदि 5 बच्चों को नहीं जोड़ सकते तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। 5 बच्चे तो जोड़ ही सकते हो। एक बच्चा यदि 5 बच्चों को जोड़े तो देखो कितने लाइव आ जाएंगे। 5 को तो जोड़ ही सकते हो। जोड़ो, देखता हूं आज आपकी ताकत, देखता हूं आज आपका एकता संगठन और आपकी पता भाई खदे तो पहाड़ चाल ला जाए, भाई खदे नदी रुक जा। देखता हूं आपकी नदियां रुकती हैं, बाहर चलते हैं क्या, दिखाओ अपनी ताकत। तो भारत में तलहट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो भारत में तलहट को परिवाहित करने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी। कर दो गंगा, कौन सी करोगे, गंगा। गंगा राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी, गंगा राष्ट्रीय नदी लिख दो अपनी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। और सबसे ज्यादा भारत में तलहट को परिवाहित करने वाली नदी कौन सी है, आपकी गंगा नदी है। कौन सी, गंगा नदी। यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों भारत के बाहर से, कहां से, तिब्बत से भारत में प्रवेश करते हैं। यमुना गंगा की सहायक, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सहायक यमुना। यमुना नदी के ऊपर नोट करो दिल्ली शहर आपका, दिल्ली है। आगरा आपका किस पर है, यमुना पर। मथुरा किस पर है, आगरा पर। इटावा किस पर है, तो इटावा आपका किस पर है, यमुना नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर नोट करो दिसपुर, दिसपुर किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। गुवाहाटी किस पर है, ब्रह्मपुत्र पर। डिब्रूगढ़ किस नदी पर है, तो डिब्रूगढ़ किस नदी के ऊपर स्थित है, तो किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी पर लद्दाख की राजधानी आपकी लेह किस नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है। किस नदी के ऊपर है, सिंधु नदी के ऊपर स्थित है। किस पर है, सिंधु नदी के ऊपर स्थित है। गंगा की बात करें तो याद रखना ऋषिकेश, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, मुर्शिदाबाद, कानपुर किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, गंगा नदी पर। नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका आता है 17 अप्रैल को, आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा शहर किस नदी पर स्थित है।
तो याद रखना ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, कानपुर हो गया। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कौन सा है? दिसपुर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी शहर किस नदी पर है? तो किस नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। सिंधु नदी पर कौन सा है? तो लद्दाख की राजधानी ले। यमुना पर दिल्ली, आगरा, इटावा, मथुरा शहर किस नदी पर है? यमुना नदी पर। चले आगे, आओ चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे मत जा। किसे वैश्विक विरासत का प्रमुख भाग माना गया है? वैश्विक विरासत, ये थोड़ा सा टाइप करने में समस्या दिक्कत कर दी इन्होंने। देखो मैं आपको बताता हूं। विरासत का वन लिखो, वन। इन्होंने वन ये टाइप कर दिया, वन माना गया है। किसे वैश्विक विरासत का वन माना गया है? उड़ीसा का नंदनकानन, असम का काजीरंगा, पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान। तो बताओ भाई किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, किसे माना जाता है? पश्चिमी बंगाल में स्थित सुंदरवन का नेशनल पार्क भी है, सुंदरवन का आपका डेल्टा भी है। दोनों आपके कहां पर है? तो कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। और सुंदरवन का जो नेशनल पार्क है, उद्यान है, उसको क्या माना गया है? वैश्विक विरासत आएगा, या वैश्विक विरासत नहीं आएगा तो यूनेस्को आएगा। क्या आएगा? यूनेस्को आएगा। प्यारे बच्चों क्लास को शेयर कर दो। तो यूनेस्को आएगा या वैश्विक विरासत किसे माना गया? पश्चिमी बंगाल में स्थित सुंदरवन नेशनल पार्क। यह रहा। अधिकांश भूप्रपट्टी किस सेल्स की बनी होती है? ये आगन्य, ये करो यहां पर, आगन्य, कैंत्रित, अवसादी, कार्बोनेट। तो अधिकांश जो भूप्रपट्टी है वो किसकी बनी हुई होती है? तो अधिकांश भूप्रपट्टी है वो किसकी बनी हुई होती है? याद रखना। तो अधिकांश भूप्रपट्टी है वो आपकी, याद रखना, किसकी बनी हुई है? आगन्य चट्टानों से बनी होती है। लगभग 90% आगन्य चट्टानों से आपकी बनी हुई होती है, याद रखना। और भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा है क्या? तो 75% आपकी अवसादी चट्टानें घेरी हुई है, लेकिन ये इनका रोल मात्र 5% का होता है, ये याद रखना। तो अधिकांश भूप्रपट्टी है किस सेल से बनी होती है? तो किससे होती है? आगन्य सेल से बनी हुई होती है। किससे होगी? आगन्य सेल से बनी हुई होगी, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? कुरुल खाई, मोरियाना गर्त, टोंगा, करमाडे खाई और कोई नहीं। तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? जल्दी बताइएगा भाई, कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त आपका कौन सा है? मोरियाना गर्त है। कौन सा है? जिस भी प्यारे बच्चे ने मोरियाना गर्त बताया उसका सही है। इसकी खोज 1948 में हुई थी। किसके द्वारा? HMS चैलेंजर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो मोरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। इसकी गहराई कितनी है? तो गहराई कितनी है इसकी? 11,022 मीटर या 11,033 मीटर। 11,022 या 11,033 मीटर गहराई कहां पर स्थित है? तो स्थित ये कहां पर है? तो प्यारे बच्चों ये आपका कहां पर है? प्रशांत महासागर। कहां पर? प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, ये याद रखना। प्रशांत जिसे पैसिफिक महासागर कहते हैं। प्रशांत सबसे बड़ा, नोट कीजिएगा, सबसे बड़ा महासागर प्लस सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। नोट कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मोरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त कहां पर है? प्रशांत महासागर में है। याद रखना गहराई कितनी है? 11,022 मीटर या 11,033 मीटर। याद रखना किसने खोज की थी? तो 1948 के अंदर, 1948 के अंदर HMS चैलेंजर्स के द्वारा इसकी खोज की गई। कर लिया होगा नोट, स्क्रीनशॉट लो। फिर चलते हैं आगे जल्दी भाई।
स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सुंदर ट्रेंच कहां पर स्थित है। सुंदर ट्रेंच कहां पर स्थित है? सुंदर ट्रेंच कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में, मेक्सिको की खाड़ी में। तो सुंदर ट्रेंच कहां पर स्थित है? तो सुंदर ट्रेंच कहां पर स्थित है? नोट कीजिएगा, हिंद महासागर में। सुंदर ट्रेंच कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में। जल्दी प्यारे बच्चों जल्दी नोट कीजिएगा कि सुंदर ट्रेंच कहां पर स्थित है? हिंद महासागर के अंदर स्थित है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बात है, आज तो वाह, आज तो माला टाइपराइटर ही चेप दियो काम। सुझे तो है ना? वेरी गुड, धन्यवाद भाई। आज तो रंग बिरंगा टावर राजी हो जाऊंगा। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा पर्याय कौन सी होती है? कौन सी होती है भाई? लोगो होती है, पायलट होती है, बेसिक होती है या जावा होती है? जल्दी बताइएगा कौन सी होगी? लोगो होगी, पायलट होगी, बेसिक होगी या जावा होगी? जल्दी बताइए। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा पर्याय कौन सी होती है? तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो जल्दी आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। जिस भी बच्चे ने लोगो बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाह, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर किसका प्रयोग किया जाता था? निर्वात व ट्यूब का, ट्रांजिस्टरों का, आईसी चिप का, सूक्ष्म संसाधित्रों या माइक्रो प्रोसेसर? जल्दी बताओ भाई कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? निर्वात व ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, आईसी का या सूक्ष्म संधारित्रों या माइक्रो प्रोसेसर का? क्वेश्चन बहुत इजी है, गलत नहीं होना चाहिए, आपके सामने है। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी आंसर दीजिएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा भाई। सुनिएगा भाई, बच्चे ने क्या भेजा है। यहां मरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है मेरी जान, कि यहां मरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है मेरी जान, और तू कहती है फौज में मौज है। वाह 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 वाह। यहां मरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है मेरी जान, और तू कहती है फौज में मौज है। क्या लिखा हुआ? रियल में लाइन में लगना पड़ता है भाई। सूक्ष्म संसाधित्रों या माइक्रो प्रोसेसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग? निर्वात का। सेकंड पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर। और थर्ड पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया गया? तो किसका प्रयोग किया गया था? आईसी चिप का। नोट कीजिएगा इनको, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? निर्वात व ट्यूबों का। दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में आईसी चिप का, और चौथी में सूक्ष्म संधारित्रों या माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास को शेयर कर दो। एक बच्चा 5 बच्चे को जोड़ना चाहिए कम से कम। एक बच्चा कितने को जोड़ना चाहिए? 5 को जोड़ना चाहिए। देखता हूं आज आपकी ताकत को। मैं बहुत दिन हो गए देखते हुए, आज पता चलेगा आपकी ताकत को। आप कितना क्लास को शेयर कर पाते हो। क्लास को शेयर कर पाते हो तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, और बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे मैं समझ जाऊंगा आप बच्चे भी मेरा खुलकर सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। बिल्कुल आओ। आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की, सीसा की, क्रीमियम की, सोना की? तो आईसी चिप है वो किसकी बनी हुई होती है? किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की। और सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो लॉस एंजल्स को। लॉस एंजल्स को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली भारत में किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना
जाता है। नोट कीजिएगा, विश्व की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो लॉस एंजल्स को कहा जाता है, जिसे कैलिफोर्निया भी कहते हैं। और भारत की किसे कहा जाता है? तो भारत की किसे कहा जाता है? बेंगलोर। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंख निकट दृष्टि, तो दांत क्या है? आंखों का रोग होता है निकट दृष्टि, तो दांत का रोग होगा वो क्या कहलाएगा? आपका दांत का रोग क्या कहलाएगा? आंख निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, ये दोष होते हैं आंखों के। तो यूएसए वाले बहुत अच्छे रिसर्च कर रहे हैं। यूएसए वालों ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि खूबसूरत महिलाओं को देखने से अक्सर आदमी की आयु बढ़ती है, लेकिन उनको नहीं पता कि भारत के अंदर खूबसूरत महिलाओं को ताक ताक कर देखने से संडल, चप्पल और गाड़ी पड़ेंगे। बिल्कुल। तो बताओ भाई, आंख निकट दृष्टि होगा तो दांत में क्या होता है? पायरिया, मोतियाबिंद तो आपका कहां पर होता है? आंख में। ट्रेकोमा और छाजन, तो याद रखना आपका कौन सा हो जाएगा? पायरिया। कौन सा हो जाएगा? पायरिया। दांत का रोग कौन सा होता है? तो पायरिया दांत का क्या होता है? रोग, तो याद रख लेना। चलें आगे। ये जिस प्रकार छोटा झगड़ा युद्ध से संबंधित है, उसी प्रकार रोग किससे संबंधित है? मतलब छोटा झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, तो वो क्यों संबंधित है? युद्ध। उसी प्रकार रोग किससे संबंधित है? संक्रमण से, महामारी से, रोगी से या दवाई से? तो रोग किससे संबंधित होगा? जल्दी बताओ। छोटा सा झगड़ा हो जाए तो अपने के यार आज तो कांड होगो, अपन के छोटो मोटो कोई हो जा, यार आज तो तेरा भाई कांड होगो, यार आज तो अलविन खगो क्यों हो रहा, क्यों कोने वाले बीड़ी चास बाद में बता से करनी बाद में जब शांत हो। अब बिन पकड़ा रहा 5,000 लाख में क्यों होगो, अरे क्यों कोने यार, मैं भी को फोन को नहीं उठाया। किस क्या होता है? तो याद रखना, रोगी किससे संबंधित होगा? महामारी से। किससे संबंधित होता है? महामारी से। आओ, केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना रहता है? तो केल्विन माप में क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना, सेम टू सेम एग्जाम में छपने वाला है। क्लास को एक बार दबाकर शेयर कर दो यार, बार बार थोड़ी करना पड़े, कर दो। आओ, तो केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 310 के 330 डिग्री सेल्सियस, 98.4 के। तो कितना रहेगा? 310 के रहेगा। कितना रहता है केल्विन माप में शरीर का सामान्य ताप? तो केल्विन माप में शरीर का सामान्य ताप कितना रहेगा? तो कितना रहेगा? 310 के रहेगा। शाबाश प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, पदार्थ की मात्रा बदलने पर नियत रहेगा। यदि पदार्थ की मात्रा बदल देते हैं तो नियत क्या रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। जल्दी बताइएगा क्या रहेगा? पदार्थ की मात्रा बदलने पर नियत रहेगा। तो पदार्थ की मात्रा हम बदलते हैं तो नियत क्या रहेगा? आयतन रहेगा, भार रहेगा, द्रव्यमान रहेगा या घनत्व? तो पदार्थ की मात्रा बदलने पर नियत क्या रहेगा? याद रखना, घनत्व। क्या रहेगा? घनत्व। जिसने भी वह बताया, शाबाश शाबाश, अपने नंबर दीजिए, फोन पे करता हूं 5 रुपए सब बच्चों को। बूंगड़ा खा लियो, बूंगड़ा 5 रुपया का। 1 किलोग्राम राशि का वजन, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? जल्दी बताइएगा, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 एन, 1 केजी, 9.8 एन, 9.8 केजी। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन, जल्दी आंसर दीजिएगा दीजिएगा दीजिएगा, इतनी देर तो लगाओ। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो याद रखना 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8। ये क्वेश्चन 17 अप्रैल को छपने वाला है, ध्यान रख लेना लाडलो, 17 अप्रैल को ये मिलेगा आपको। चलो अगले, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? जल्दी बताइएगा, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? क्या गैस होगा, कोयला होगा, परमाणु ऊर्जा होगा या जलीय ऊर्जा? तो ये मैं पहले भी करा चुका हूं, जल ऊर्जा होगा। क्या होगा? जल ऊर्जा होगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलो
रक्त के साथ वहन होती है, तो रक्त के साथ कौन वहन होती है, कौन बहती है? N2 हवा, CO और O2। रक्त के साथ कौन बहती है? तो रक्त के साथ कौन बहती है? N2 बहती है, हवा बहती है, CO बहती है, O2 बहती है। जल्दी बताओ। रक्त के साथ वहन होती है, जल्दी आंसर आना चाहिए। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। रक्त के साथ वहन होती है। दबा के शेयर कर दीजिएगा क्लास में। तो कौन सी होगी? O2। कौन सी होगी प्यारे बच्चों? O2 होगी। नोट कीजिएगा, रक्त के साथ वहन होती है, तो रक्त के साथ वहन होती है O2। ये रहा अगला क्वेश्चन। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व है विटामिन, खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण कोई नहीं बताओ। सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व आपका कौन सा है? कौन सा है सूक्ष्म? जल्दी बताओ भाई। तो विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण अर्थात से दोनों क्या होंगे? आपके पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन भी होगा और खनिज लवण भी होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? प्रोटीन का पाचन कहां पर होगा? छोटी आंत में, अमाशय में, अमाशय व छोटी आंत में, यकृत में। कहां पर होता है भाई प्रोटीन? प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में, अमाशय में, अमाशय व छोटी आंत में, यकृत में। तो कहां पर होता है? नोट कीजिएगा कहां पर होगा। तो प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत और अमाशय के अंदर होता है। कहां पर होगा? छोटी आंत और अमाशय के अंदर। यह रहा अगला क्वेश्चन। किसी एक लड़की का परिचय देते हुए संजय ने कहा, उसकी मां मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो संजय उस लड़की के साथ कैसे रिलेशन रखता है? संजय बोल रहा है एक लड़की को कि इसकी मां, मतलब मैं संजय एक लड़की का और इशारों कर रहा हूं और बिन खड़े कि इन लड़की की मां है वह मेरी सास की, मेरी सासू की इकलौती बेटी है। तो मेरी सासू की इकलौती बेटी मेरी के लागी लुगाई, और मेरी लुगाई की बेटी मेरी बेटी होगी। बेटी तो मेरी होगी। तो मैं तो बाप बन गो। बताओ, पर्सना कमाइन फ्री फोकट को बाप बन रही हूँ। आठे ब्याह कोई जुगाड़ को नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी करा सकते हैं। जब बताओ आठे तो पिता बना दियो। तो मैं भी लड़की को क्या लागूंगा? मैं लागूंगा बाप। क्या लागूंगा? बाप। बताओ, निम्न में से मूल रंग या प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? निम्न में से मूल रंग या प्राथमिक रंग है वो कौन सा नहीं है? कौन सा मूल रंग या प्राथमिक रंग नहीं है? क्या पीला, नीला, लाल, हरा? जल्दी बताइएगा। निम्न में से मूल रंग या प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पीला। कौन सा नहीं है? पीला रंग है, वो प्राथमिक रंग नहीं है। याद रखना, मूल रंग नहीं है। द्रव्य की अधिकतम अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है? तो द्रव्य की अधिकतम अवस्थाओं की संख्या कितनी होगी? तो द्रव्य की अधिकतम अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइएगा। कितनी होती है? 5 होती है, 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है। आपके सामने आंसर है। जल्दी फटाक से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दबाकर शेयर करो। साथ साथ में पढ़ते रहो, ये साथ साथ में शेयर करते रहो। जो भाग रहा है ना उसको पकड़ के लाओ, घसीट के लाओ, टांग पकड़ के, कान पकड़ के घसीट कर। कितनी होगी? 5 होगी। जिस भी मेरे प्यारे लाडले ने 5 बताया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसको वर्दी लेने से कोई रोकने वाला नहीं है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या वो किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, केवल न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का।
जल्दी बताइएगा कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? क्या प्रोटॉन का होगा, केवल न्यूट्रॉन का होगा, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होगा, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? तो सटीक आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सटीक आंसर आपका क्या होगा कि द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? योग होता है। तो प्यारे बच्चों नोट कीजिएगा न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। नेट्रियम किसका नाम है? तो नेट्रियम जल्दी बताइएगा किसका नाम है? नेट्रियम किसका नाम है? नेट्रियम किसका नाम है? क्या नाइट्रोजन को नेट्रियम कहा जाता है, सोडियम को कहा जाता है, नियोन को कहा जाता है, क्या पोटेशियम को कहा जाता है? जल्दी बताइएगा कौन सा इनका सटीक आंसर है आपका प्रिय बच्चों। तो याद रखना नेट्रियम किसका नाम है? तो नेट्रियम किसे कहा जाता है? तो नेट्रियम आपका किसे कहा जाता है? सोडियम को। किसे कहा जाता है? सोडियम को कहा जाता है बच्चों। किसे कहा जाता है? सोडियम को कहा जाता है। नोट कीजिएगा नेट्रियम किसे कहा जाता है? तो सोडियम को कहा जाता है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है? जल्दी बताइएगा। किरण नहीं है, कैथोड किरण नहीं है, ध्वनि नहीं है, वैवस्वत दोनों। तो याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्या पूछिए आपको? विद्युत चुंबकीय के तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नहीं है तो कौन सी होगी? तो याद रखना आपकी कौन सी होगी? कैथोड। कैथोड और आपकी कौन सी होगी? ध्वनि। अर्थात आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैवस्वत। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कैथोड व ध्वनि है वो आपकी क्या नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है आपकी। क्या नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से भिन्न है। निम्न में से क्या भिन्न है? गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर, मस्जिद। कौन सा? गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद और गुरु ग्रंथ साहिब। जल्दी बताइएगा निम्न में से कौन सा भिन्न, कौन सा अलग है? क्लास को एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा। आज सभी रिकॉर्ड टूटने चाहिए पीछे के। निम्न में से भिन्न है गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर, मस्जिद। याद रखना गुरु ग्रंथ साहिब। बाकी सब क्या है? तीर्थ स्थल है। बाकी सब आपके क्या है? धार्मिक स्थल है। बाकी सब आपके धार्मिक स्थल है। गुरु ग्रंथ साहिब आपका क्या है? ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। याद रखना किसका ग्रंथ है? तो सिखों का। सिखों का धार्मिक ये क्या है? आपका ग्रंथ है। धार्मिक आपका क्या है? ग्रंथ है। कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब। लिपि इसकी कौन सी है? तो लिपि इसकी है गुरुमुखी। कौन सी? गुरुमुखी लिपि है। गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा? अर्जुन देव ने। किसने लिखा था? अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव के द्वारा जो 5वें गुरु थे आपके, उनके द्वारा लिखा गया। इनकी हत्या कौन करवाता है? जहांगीर के द्वारा इनकी क्या करवा दी गई थी? हत्या करवा दी गई थी। नोट कीजिएगा गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। लिपि गुरुमुखी लिपि। लिखा किसने? अर्जुन देव ने। और याद रखना हत्या किसने करवाई थी अर्जुन देव की? तो किसने करवाई थी? जहांगीर ने। क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था, उस पुत्र को इन्होंने क्या कर दिया था? 5000 रुपए जेब खर्चा दे दिया था। चले आओ। NaCO किस रोग से संबंधित है? NaCO किस रोग से संबंधित है? तो NaCO किस रोग से संबंधित है? तो लिखो एड्स से। किससे? एड्स। एड्स दिवस काफी बार पूछ लिया जाता है। तो 1 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। तो याद रखना NaCO किस रोग से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? एड्स से। फिर टीबी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम। तो टीबी है। टीबी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम क्या है? तो टीबी रोकथाम के लिए जो टीबी के लिए जो चलाया जा रहा है वो डॉट्स है आपका। कौन सा? डॉट्स है। इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं से टपक जाते हैं और टपकते ही हम टपक जाते हैं।
ये क्वेश्चन टपके और हम टपक गए, याद रखना। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये कर दोगे, टीबी रोकथाम के लिए डॉट्स कार्यक्रम चलाया गया। फिर बढ़े हो अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो कौन सी आकृति है वो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? क्वेश्चन को ढंग से देखो और फिर इसका आंसर दो। ये कॉर्नर पूरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच गया कौन सा? ये बनेगी क्या आपकी? तो कौन सी बन रही है? ये बन रही है क्या ऐसी? ये रहा। जिस भी बच्चे ने ब बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, ऊपर ज्यादा भागा। ये लास्ट क्वेश्चन रहा आपका। आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग कौन सा इनमें से? वर्णांधता, हिमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या सभी? कौन सा है भाई आनुवांशिक रोग? कौन से इनमें जो आते हैं माता पिता से सीधे बच्चे में? वर्णांधता का, हिमोफीलिया का, टर्नर सिंड्रोम का या सभी का? तो याद रखना ये सभी क्या होंगे? जो बच्चे में अपने माता पिता से पारिवारिक जो आनुवांशिक रोग है वो आएंगे। तो ये थी आज की क्लास हमारी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। क्लास को एक बार सब शेयर जरूर करके जाइए और क्लास को एक बार लाइक करके जाइएगा यदि अच्छी लगी हो तो। गुड नाइट सभी को। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।